24 कैरेट राहुल का प्रण। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर तकरीबन 6700 का सफर तय करेगी। फिर 20 मार्च को मुंबई में इसका समापन होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने इस यात्रा की शुरुआत की है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस यात्रा जिसका नाम रखा गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस यात्रा से क्या सच्ची में भारत जुड़ेगा? और बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि 2004 में मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, जिसे हम मणिपुर कहते थे। वो मणिपुर रहा नहीं है अब। लेकिन प्रधानमंत्री आज तक आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने नहीं आए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी मणिपुर वोट के लिए आते हैं, लेकिन जब मणिपुर के लोग मुसीबत में होते हैं तब वो नहीं आते। वो राम नाम करते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी। ये वो जनता के साथ ना करे। वोट के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करनी चाहिए। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था। जिसको हम मणिपुर कहते थे, 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ। भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहां के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं, राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। लड़ो, खूब लड़ो, उसूलों के लिए लड़ो। हम भी लड़ते हैं हमारे उसूलों के लिए। हमारे पुरखों ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो उसूल हमको दिए हैं, उसके लिए हम लड़ते हैं। सेक्युलरिज्म के लिए लड़ते हैं, लिबर्टी के लिए लड़ते हैं, इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं। हम लड़ रहे हैं, तुम भी ऐसा तुम्हारा करो। सब छोड़ के ये लोग आज अपना इसमें धर्म की मिलावट करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और राहुल जी हमेशा वही कांग्रेस के नेताओं का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुना देते हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बराबर ये कहते आ रहे हैं कि हम विचारधारा की संघर्ष कर रहे हैं। आज की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हमारा विचारधारा की लड़ाई है। और ये मकर संक्रांति के मतलब पावन दिन पर, और आज मणिपुर से, और वो भी हमारे जो योद्धा की जो स्थल है, वीर की जो स्थल है,
वहाँ से ये यात्रा शुरू हो रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। न्याय की गुहार लेकर राहुल गांधी जी की अगुवाई में फिर ये ईस्ट टू वेस्ट मतलब मणिपुर टू मुंबई ये यात्रा की शुरुआत आज हो रहे हैं। सफल विफल अलग बात है, मान के चलिए हम लोग हर वक्त सफल ही होते हैं, क्योंकि हमारा ये लड़ाई विचारधारा की है और हम दिल से तहे दिल से मानता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही, दोबारा मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही ये देश को बचा सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। जोड़ो न्याय यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। हालात जो बन गए थे मणिपुर के अंदर, जो हिंसा हुई है 8 महीने से हम देख रहे हैं, बलात्कार हुए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि इतने बलात्कार हो रहे हैं, आप एक ही बात कर रहे हो, पत्रकारों कह रहे हैं, इतनी हिंसा हो रही है, इतने FIR दर्ज हो रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तब भी रोकने का प्रयास भी नहीं हुआ। और आज राहुल गांधी जी का जो स्थान चयन किया गया मणिपुर को, मैं समझता हूँ मणिपुर से मैसेज आएगा पूरे मुल्क के अंदर। मणिपुर जहाँ पर हिंसा का दौर चला हो, वहाँ शांति का, प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का संदेश लेके राहुल जी निकल पड़े हैं और न्याय यात्रा के रूप में। जब इस यात्रा न्याय कैसे मिले लोगों को, इसकी तरफ पूरे मुल्क वासियों का ध्यान आकर्षित होगा। यात्रा के माध्यम से अन्याय, अत्याचार उत्पन्न हो रहे हैं, उपयोग होगा। और आज मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण, इसको आप मानिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी निकली है। मैं राहुल गांधी जी को विशेष तौर से बहुत बधाई देता हूँ। राहुल गांधी जी ने एक इतना साहस और एक दृढ़ निश्चय अपना दिखाया है और अपनी विचारधारा की लड़ाई वो लड़ रहे हैं देश में, ये वो बधाई के पात्र हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी हम लोग उनके साथ हैं। जो इतना घबरा जाते हैं, हम जब भी कोई यात्रा शुरू करते हैं तो कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते हैं ये लोग। वहीं बीजेपी के नेता इस यात्रा के जरिए कांग्रेस और राहुल पर हमलावर है, वो इसे पुराने माल की नई पैकेजिंग बता रहे हैं। सुनिए। कितनी बार लॉन्चिंग करेंगे राहुल जी की? मैं देख रहा हूँ 20 साल से, जब से वो राजनीति में आए, जब से लॉन्चिंग होती है, फिर कभी प्रियंका जी की लॉन्चिंग करते हैं, लॉन्चिंग करने के बाद फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। देखिए, ये एक और अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ पारित हुआ है जब वो एक और यात्रा, रीलॉन्च यात्रा निकालने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा सन ऑफ पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम ने किया। इससे पहले हमने देखा ब्रदर ऑफ दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह जी ने भी अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, ममता दीदी और आम आदमी पार्टी ने भी किया था। तो आज ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए पारित किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मेरिट, टैलेंट, काबिलियत की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर केवल जो व्यक्ति दरबारी बनना चाहता है, जो साइकोफेंट बनना चाहता है, उसी के लिए जगह है। इसीलिए राहुल गांधी जी से मैं आज कहूंगा कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, बल्कि वो कांग्रेस के नेताओं के लिए न्याय यात्रा और कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले, क्योंकि हर जगह पर जहां इनकी यात्रा जाएगी वहां पर भी कांग्रेस तो बटी हुई है, टूटी हुई है। राजस्थान में टूटी कांग्रेस, महाराष्ट्र में टूटी फूटी कांग्रेस, गुजरात में टूटी फूटी कांग्रेस, कर्नाटका, हिमाचल में टूटी फूटी कांग्रेस। तो आज राहुल गांधी को न्याय यात्रा नहीं, बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा और नेताओं के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए न्याय यात्रा निकाल। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में बता दें 20 मार्च को इसका समापन होगा। कई लोकसभा सीटों से होते हुए गुजरेगी, तकरीबन 3700 का ये किलोमीटर पूरा तय करेगी। और सवाल यही है कि जो कांग्रेस भारत न्याय यात्रा शुरू कर चुकी है, क्या वो अपनी कांग्रेस जो कि बिगड़ते हुए नजर आ रहा है, क्या उसको पहले जोड़ पाएगी? इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज दीक्षित नेता है बीजेपी के, रतन तिवारी नेता है कांग्रेस के, रमन सिंह आजाद नेता आपके, डॉक्टर धनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक है। आप चारों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रतन जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है, ये यात्रा तो शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या सच्ची में भारत जुड़ पाएगा? श्रुति जी, आपका नमस्ते। सभी हमारे मित्रों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी बटालियन, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा नेता उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे, उनकी यात्रा को खेल बता रहे थे, तरह तरह के उनके ऊपर छीटाकसी कर रहे थे। नतीजा यह हुआ, जब हम कर्नाटक चुनाव लड़ रहे थे, कर्नाटक हमने फतेह किया, तेलंगाना हमने जीता है, अभी हिमाचल भी जीता था। और श्रुति जी, मजे की बात यह है कि जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, आपके ही चैनल में कई बार बताया
कि जहां जहां तो यात्रा निकली थी वो सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए करना पड़ा कि जब मणिपुर जल रहा था, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, 65,000 से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ा, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोगों के घर जला दिए गए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, न तो मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई हुई, न तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, न सरकार बर्खास्त हुई। उनके आंसू पोंछने खुद राहुल गांधी जी गए थे, इंडिया अलायंस के साथ ही गए थे। इसके लिए वो न्याय की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं और मणिपुर से उसकी शुरुआत हो रही है। हम तो आश्वस्त हैं, हम तो सभी को, प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता दे रहे हैं, आइए इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, इस न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं, इस न्याय यात्रा के साथ खड़े हो जाइए। इस देश को सही मायने में न्याय की जरूरत है आज। तो ऐसा क्यों कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि मुंह में राम बगल में छुरा? इसलिए बोला जा रहा है स्वीटी जी, आप देखिए ना, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, जब हम महंगाई की बात करते हैं, जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब महिलाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो भगवान श्री राम को मैदान में उतार देते हैं। जब हम अन्य मुद्दों की बात करते हैं, बजरंग बली को चुनाव में उतार देते हैं। जब हम इस देश में मुद्दों की बात करते हैं तो पाकिस्तान को भी चुनाव में उतार देते हैं। इसके लिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो बीजेपी कह तो रही है कि राम में होता जा रहा है हिंदुस्तान और इसी बात का डर है कांग्रेस को। अरे स्वीटी जी, भगवान राम को तो हम लोग भी मानते हैं, भगवान राम में हमारी सबसे बड़ी आस्था है। तो जाएंगे, हम तो अभी भी कर रहे हैं। जीतू पटवारी हमारे और निमंत्रण ठुकराना रतन जी बड़ी बात हो जाती है ना स्वीटी जी। आज ही हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी सब लोग पहुंचे हुए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के लोग अयोध्या जाएंगे, भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से तय करेंगे ना, भाजपा के हिसाब से हम थोड़ी से तय करेंगे। नीरज जी, ये जो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुराने माल में नई पैकेजिंग है? देखिए स्वीटी जी, सबसे पहला आपने क्वेश्चन किया था कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से भारत जोड़ पाएगा? भारत का मतलब था इनका इंडिया। अरे पहले आप अपने जो गठबंधन के दल है पहले उनको तो जोड़ लीजिए। वो तो आपको आपके जहाँ पे तीनों राज्यों में, चारों राज्यों में चुनाव हुए थे, वहां पे आकर के आप ही को आकर के गालियां दे करके गए। वही बोल रहे हैं कि अब हम आपको उत्तर प्रदेश में नहीं आने देंगे, वही बोल रहे हैं हम बंगाल में नहीं आने देंगे, वही बोल रहे हैं हम पंजाब दिल्ली में नहीं आने देंगे। अरे पहले आप उनको अपना मानते हैं, पहले उनको तो जोड़िए। असल में मुद्दा ये है, कुछ भी बोल रहे हैं, जब भी राहुल गांधी की यात्रा की है, जो अपने 38 दलों की बात करिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ दुरुस्त हो गया। आप देखें कि बड़े बड़े आतंकवादी बन गई है, जो आतंकवादी समर्थक के रूप से तो फिर आप हमारे यहाँ सब कुछ चल रहा है। आप अपनी चिंता करिए, आपके घर में आग लगी पड़ी है, अपने घर की आग बुझाइए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ दुरुस्त है। राहुल गांधी न्याय यात्रा की पहुंचाते हैं, आप लोग कागज में पहुंच चुके हैं। मोदी घबराया हुआ है, अमित शाह घबराया हुआ है और पूरी भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, तिलमिला गई है। इस तरीके से आप बोल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान राम के नाम पे राजनीति करना बंद कर दीजिए। इस देश की आवाम के लिए काम करिए, इस देश की युवाओं के लिए काम करिए, इस देश की महिलाओं के लिए काम करिए, इस देश के किसानों के लिए काम करिए, इस देश के लोगों के लिए काम करिए, गरीबी मिटाने के लिए काम करिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए काम करिए, इस देश के लिए काम करिए। इस देश में आपको इसलिए प्रधानमंत्री का पद दिया था, इस देश में दुश्मनी थी। 2024 में आपने कहा था 15 ठीक है रतन जी, आपको लग रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है वो साथ में चल रहा है, तो ये बताइए कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी, तमाम घटक दल आपका साथ देंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे, आपको लग रहा है? क्योंकि अभी से तो सुनिए, अभी से तो सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने बोला है कि आपने किससे राय मशवरा करके ये यात्रा शुरू की है?
इनके राज्यों में आते ही तो देखिए इनके गठबंधन से लेकर गालियां दे रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि योगी के साथ गठबंधन में नहीं है, ये गठबंधन में जाने लायक ही नहीं है। यात्रा राहुल गांधी जी की यात्रा है। हमने तमाम इंडिया अलायंस के मित्रों को आमंत्रित किया है, उनको न्योता भेजा है कि आप आइए, आपको लगता है तो यात्रा में शामिल हो जाइए। हम तो प्रधानमंत्री से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए, इस यात्रा में निकलिए। कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा है। प्रधानमंत्री के अंदर अगर हिम्मत है तो आइए यात्रा में ज्वाइन करिए। मैं अपने भतीजे राहुल गांधी को नहीं आने दूंगी, लेकिन मैं नहीं आने कौन कहता है? कौन कहता है? ये कहाँ से ज्ञान लेके आते हैं आप? ये कहाँ से ज्ञान लेके आते हैं भैया? कौन बोलता है नहीं आने देंगे? कौन बोलता है? कौन बोलता है? ये कहाँ से ज्ञान लेके आते हैं? एक एक करके नीरज जी उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आप अपनी बात रखिए। रतन जी को मैं बोलने नहीं दूंगा, रतन जी मुझे नहीं बोलने देंगे। आप कौन बोलने देंगे? अरे आप कौन बोलने देंगे? आपको झूठ बोलने देंगे? आप आइए, झूठ बोलिए, हम बोलने नहीं देंगे। आइए तो मैं क्या, अरे हम तो आ रहे हैं, सुनता है बाकी हम आपको ये बता रहे हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ हमारी बात लगभग बन चुकी है। पर्दाफाश करना शुरू किया, महाराष्ट्र उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ हमारी लगभग बात हो चुकी है। हमारी पश्चिम बंगाल में बहन ममता जी के साथ बन चुकी है। नीरज जी आक्रोशित मत होइए। नीरज जी एक मिनट, रतन जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। रतन जी नहीं तो फिर रतन जी को चुप करा दीजिएगा। ठीक है, नहीं बोलेंगे आपके वक्त में। रतन जी, स्वीटी जी, महाराष्ट्र के अंदर हमारी उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन हो चुका है और सीट शेयरिंग का भी फैसला हो गया है, जिसकी वजह से आज भाई बाला साहब आज जो कांग्रेस को गालियां देते थे, अब देखिए अभी मैं बोलने दूंगा, आज जो सच्चाई है जब आप भी सुनेंगे तो मैं भी नहीं सुनूंगा। चलो ठीक है, इसी में हो जाते हैं, हम तुमको सुनेंगे। नहीं बाकी मेहमान भी राह देख रहे हैं, जल्दी से बात पूरी कीजिए। तो स्वीटी जी, हमारी अलायंस जो है, हमारा सपा से बात हो गया है, जेडीयू के साथ, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, ममता दीदी, ये सभी के साथ बातचीत हो गया है। और आपको बता देता हूँ, ये मुस्कुरा रहे हैं ना, इनकी मुस्कुराहट उस दिन खत्म हो जाएगी जब मुस्कुरा तो आप भी रहे हैं रतन जी, मुस्कुरा तो आप भी रहे हैं। हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं स्वीटी जी क्योंकि हमको पूरा फार्मूला पता है ना, हमारी बात पूरी हो चुकी है, सीट शेयरिंग का फैसला आ चुका है, सिर्फ आप लोगों के पास वो फैसला और सीट शेयरिंग का फार्मूला आना बाकी है। तो इसके लिए मुस्कुरा रहे हैं। हमारे यहाँ तो बल्ले बल्ले है, लेकिन इनके यहाँ पे 38 दलों के लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी हमको 1 सीट देंगे, 2 सीट देंगे, उससे बात कब बनेगी। लेकिन रमन जी नहीं मुस्कुरा रहे, इसका मतलब उनके यहाँ सब कुछ बल्ले बल्ले नहीं है। क्यों रमन जी? खुश नहीं इस यात्रा शुरू होने से आप? तो निखारने में सबसे बड़ा किरदार निभाती हैं। लला से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने तक का सफर जो है वो एक लंबी यात्रा है, जो अयोध्या से लेकर रामेश्वरम होते हुए श्रीलंका तक गई। चाहे गांधी जी की यात्रा रही हो, जो दांडी यात्रा है, यात्रा के माध्यम से देश को जानना समझना बहुत आवश्यक है। और राहुल जी ये यात्रा के दूसरे चरण की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी शुरुआत मणिपुर से कर रहे हैं। बहुत ही संवेदनशील जगह है, पूरे देश का ध्यान और विशेषतया सरकार का ध्यान, जिसने इस मणिपुर को पूरी तरह से नजरअंदाज किया था, वहां के हालातों को बिल्कुल से उस पर बात करना या उस पर कोई जवाब देना बिल्कुल से बंद था। शायद इस माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित हो। और यानी कि पहले सरकार सो रही थी क्या? जी बिल्कुल सो रही थी। ये तो वहाँ के महामहिम राज्यपाल जी का बयान है कि उन्होंने जीवन में उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में या इससे पहले भी कभी इस तरह की हिंसा नहीं देखी। जब मणिपुर में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री जी का बयान था, किसी महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी के बयान को कोट कर रहा हूँ स्वीटी जी। मुख्यमंत्री जी का बयान था कि ये तो पहली घटना नहीं है, ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं मणिपुर में। सोच लीजिए इस सरकार किस हद तक सोई हुई थी कि उस तरह की कई घटनाएं हो चुकी थी और मुख्यमंत्री जी बड़े आसानी से बोल रहे हैं कि ऐसी तो बहुत सी घटनाएं वहां हो चुकी है, ये कोई पहली घटना नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक ये सरकार सोई थी। तो आप पार्टी कितना साथ दे रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी अभी कल भी राहुल गांधी जी और खड़गे जी के बीच में और अरविंद जी के बीच में बैठक हुई और बड़े सकारात्मक वे पर हुई और
आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हमारे प्रतिनिधि या जहां भी जैसा भी आवश्यकता होगी उस जगह हमारे साथी शामिल होंगे। ठीक है नीरज जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर धनुष जी के पास जाऊंगी। रमन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हो रही है उसके जिम्मेदार केंद्र सरकार है। क्या आप रमन जी मेरे छोटे से सवाल का जवाब देंगे कि जो मणिपुर की हिंसा है ये कब से शुरू हुई थी? रमन जी आप कृपया बताने का कष्ट करेंगे। आपकी राज्य में सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, दोनों जगह आप है। आप सबसे बड़ी बात नहीं, आप नीरज जी आप प्रवक्ता हैं और मणिपुर पर बात करते हुए आपका हंसना, मणिपुर पर बात करते हुए आपका हंसना आपकी संवेदनशीलता दिखाती है। इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। सुन लीजिए, आपको माफी मांगना चाहिए। एक मिनट रतन जी, एक मिनट, नीरज जी की बात हो जाएगी। जी आप महिला है, आप महिला एंकर है, मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और यह प्रवक्ता मुस्कुरा रहा है, दांत फाड़ के हंस रहा है, इसे शर्म आनी चाहिए। जितने वहाँ पे लोगों को मौत की घाट उतार दिया जाता था, कितने बहनों को अर्धनग्न करके वहाँ पे उनके साथ यही कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अपनी सरकार को करने का भारतीय जनता पार्टी इनको बताइए ना, ज्ञान की जानकारी दीजिए। कितने वहाँ पे अपराध हुआ करते थे और आज कितने अपराध हुआ करते हैं। रतन जी एक मिनट, मजबूरन मुझे आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। नीरज जी, जो रमन जी कह रहे हैं जल्दी से उस बात का जवाब दीजिए, फिर आगे चलूंगी मैं। क्या बोल रहे हैं रमन जी? हाँ रमन जी, आप राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि वहां बहुत अधिक हिंसा हुई है। पिछले जो 6 महीने से 7 महीने से जो चल रहा है उस पर राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। निवेदन कर रहा हूँ कि जनता को कम से कम इतना बताने का कष्ट करेंगे क्या कि पहले की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार जब मणिपुर में हुआ करती थी, हर बात के लिए नेहरू जी को छोड़ देना छोड़ दिया। 10 साल से राज्य में आपकी सरकार है, पिछले 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, हर बात पे आप नेहरू जी पे चले जाते हैं। पहले क्या था, हर बात में नेहरू जी को छोड़ देना छोड़ दीजिए। कब तक नेहरू जी के सहारे सरकार चलाएंगे? जो गलतियां हुई सरकार की, क्या आप उनको लागू करेंगे? क्या वो उसी तरह से चलती रहेंगी? कितना फर्क आया है, क्या वहाँ के लोगों की मांगों को माना गया है, नहीं माना गया है? क्या पहले की जब कांग्रेस की सरकार थी आपके गठबंधन की, तो क्या वो वहाँ के लोगों की बातों को मानती थी? वो आप नहीं बताएंगे, वो कोई नहीं बताएगा, सिर्फ एक ही चीज बताई जाएगी। जवाब दीजिए, पिछले सरकारों को दोष देके बचने का प्रयास मत करिए। पिछली सरकारों को नीरज जी दोष कब तक देते रहेंगे? 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 5 साल से राज्य में आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, अब फिर भी आप पिछली सरकारों को दोष देंगे कि ये होता रहा है तो हो रहा है। मॉडल कर दीजिए किसी क्षेत्र में जाकर के, ये होता रहा है तो हो रहा है, ये कब तक चलेगा? आप काले धन पर बात करो तो पिछली सरकारों को दोष देते हो, महंगाई पर आप बात करो तो पिछली सरकारों को दोष देते हो, बेरोजगारी पर बात करो तो आप पिछली सरकारों को दोष देते हो। किसी भी मुद्दे पर अगर भाजपा से बात की जाए, भाजपा सरकार से जवाब मांगा जाता है, सिर्फ पिछली सरकारों को दोष देना, उसके अलावा आप कुछ नहीं करते। चल रहा है कृपया वहाँ पे राहुल गांधी जी से निवेदन है कि अगर वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे शांति से बहुत अच्छे से शोभा यात्रा निकालिए, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। आप वहाँ पे जनता की भलाई के लिए जाइए, परंतु वहाँ पे जब आपकी सरकार थी, जनता की भलाई की जिम्मेदारी आपके ऊपर है नीरज जी। कांग्रेस के राज्य में सरकार आपकी है, जनता की भलाई की जिम्मेदारी आप पर है, राहुल गांधी जी पर नहीं है। विपक्ष सिर्फ सरकार का ध्यान आकर्षित करवा सकता है। ठीक है, धनुष जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनुष जी, ये जो कांग्रेस ने न्याय यात्रा की शुरुआत की है, क्या लगता है आने वाले चुनाव में लाभ मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत, मेरी आवाज आ रही है जी? 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। हर मोड़ पर मिलने की ख्वाहिश है, हर मोड़ पर राहुल गांधी के न्याय यात्रा पर मैं आज उनके लिए शेयर कर देता हूँ। हर मोड़ पर मिलने की ख्वाहिश है, न्याय यात्रा सत्ता की कुर्सी के लिए जोर आजमाइश है। देखिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन बेकार है,
क्योंकि वो प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, महागठबंधन जो ये लोग कर रहे हैं उनके वो नेता भी नहीं है, उनके घूमने फिरने का कोई असर नहीं है। दूसरी बात, ये लोग अभी बात कर रहे थे, राहुल गांधी को घूमते हुए बिहार आना चाहिए। बिहार के मधेपुरा जिला के मुरलीगंज के गांव में जो एक दलित की बेटी को उठाकर बलात्कार कर दिया, सामूहिक बलात्कार, और अभी फिर 2 लड़की, छोटी नाबालिग लड़की को बलात्कार करके मार दिया और एक को मरने के लिए छोड़ दिया। आज भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, न्याय मांग रहा है, इनके गठबंधन के लोग हैं, सरकार चल रही है कांग्रेस की बिहार में, ये लोग को दिखता नहीं है, ये लोग धृतराज के तरह अंधे हैं, इनको न्याय पता नहीं है कि घूमने फिरने। अरे आपको यात्रा करनी है तो बिहार आना चाहिए, उस बेटी के साथ बैठना चाहिए, उसके माँ बाप के साथ बैठना चाहिए। इतना घोर अन्याय किया हुआ है, न्याय की बात करते हैं ये लोग खुद अन्यायी है। और राहुल गांधी खुद ही संवेदनशील है, राहुल गांधी इतने संवेदनशील है कि उनका असर कांग्रेस पार्टी में भी नहीं है। कांग्रेस के लोग, अगर बिहार के कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, वो भी रतन जी, अगर उनका नेता मानते, एक नेता घूम रहा होता ना तो थोड़ा असर होता। मुझे लगता है कि बस वो टाइम पास कर रहे हैं, उनको जाना चाहिए, पहले अदालत में देना चाहिए कि 20 मार्च तक टाइम पास कर रहे हैं राहुल गांधी। पहले अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या है उसके ऊपर, कहाँ घूम रहे वो, जमानत पर है ना, ये जो व्यक्ति है ना, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है। इस तरीके से जो जवाब देने वाला जो इनका स्क्रिप्ट है ना, वो सब लोगों ने देखा है। इसीलिए अगर इनके अंदर हिम्मत है, ये प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाते, अमित शाह से गुहार लगाते, और केंद्र के कई मंत्री बिहार से आते हैं, और सबसे ज्यादा सांसद बिहार में है। भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार के अंदर, प्रधानमंत्री को नहीं पूछते, विपक्ष के नेता से गुहार नहीं लगाते, लेकिन चले आते हैं राहुल गांधी जी को याद करने। अरे भैया कब तक गांधी परिवार को कोसोगे, अरे भैया कब तक गांधी जी को कोसोगे, अरे भैया कब राहुल गांधी जी को छोड़ोगे। हम तो आपसे पूछते हैं सनोज जी, दम है तो प्रधानमंत्री मोदी को बुलाओ बिहार में, दम है तो नेता विपक्ष के पास गुहार लगाओ, दम है तो बिहार में जो दर्जनों केंद्रीय मंत्री है उनके पास जाके चिट्ठी लिखो। अगर दम है, सबसे ज्यादा सांसद बिहार से आते हैं भाजपा के, उनके पास जाओ। अरे राहुल गांधी जी के पीछे पड़ना छोड़ दो, शर्म आनी चाहिए। उस बहन मायावती जी को पूछो जो दलितों का मसीहा बनती है, उसको बुलाओ ना बिहार में अगर दम है। हम वो राहुल गांधी जी हैं जो हाथरस में एक दलित के साथ बलात्कार होता है, राहुल गांधी जी वहां पे पैदल निकल पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में एक दलित के मुंह में पिटाई कर दिया जाता है, एक दलित को गाड़ी से घसीटा जाता है, कांग्रेस पार्टी दलित के साथ खड़ी हो जाती है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको लोग छोटे से, क्या आपको मैं बोलूं, मुझे बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। एक छोटी सी राजनीति करना बंद कर दीजिए। एक दागी को, एक भ्रष्टाचारी को, एक लुटेरे को इतना महिमा मंडन मत करो। कौन से लुटेरे की बात करते हैं, कौन से लुटेरे की बात करते हैं, कौन से दागी की बात करते हैं? दागी तो हार्दिक पटेल भी था ना, आपने उसे आतंकवादी कह दिया था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो ईमानदार हो जाता है। आपने तो अजीत पवार को भी दागी कह दिया था। 70,000 करोड़ के एनसीपी घोटालेबाज, सिंचाई घोटालेबाज, इसे जेल में डालने की बात थी। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वो राजनीतिक विश्लेषक है। अरे वो भाजपा के प्रवक्ता है, वो भाजपा के प्रवक्ता है, आरएसएस के मुखाबिर है, लेकिन बहन मायावती को बुलाते नहीं बिहार में। अरे बहन मायावती को बुला लीजिए सनोज मिश्रा जी, दलितों की मसीहा बनती है वो। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दीजिए जो कहते हैं मैं दलितों का मसीहा हूँ। आपके नेता विपक्ष बिहार में है, उनसे भी गुहार लगाइए। दर्जनों केंद्रीय मंत्री बिहार से आते हैं, उनको चिट्ठी लिखिए। आपके दर्जनों से ज्यादा सांसद आते हैं बिहार में, उनको चिट्ठी लिखिए। अरे राहुल गांधी जी के पीछे पड़ने से क्या होगा? अरे वो बेल पर रहने वाले खिलमिलाहट हो रही है।
दर्द हो रहा है। नहीं, ऐसे तकलीफ भाषाओं हो का रही है। प्रयोग नहीं होगा धनोज जी, ठीक है। रतन जी देखिए, बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि मीडिया में लगातार सुर्खियां बटोरने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, जो कि पार्ट 2 है। और ऐसे में ये भी कहा गया धर्मेंद्र प्रधान की ओर से ये टुकड़े टुकड़े गैंग एक साथ आ चुके हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? श्रुति जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हार्दिक पटेल जब बोलते थे तो उनके ऊपर आतंकवादी का आरोप लगाया जाता, उनके ऊपर रसूखा लगाया जाता था, और टुकड़े टुकड़े गैंग के सबसे बड़े हीरो थे हार्दिक पटेल। लेकिन बिहार, आपके गुजरात में विधायक बन गए, भाजपा में शामिल हो गए, ईमानदार हो गए। अजीत पवार भ्रष्टाचारी थे, सिंचाई घोटाला किए थे, 70,000 करोड़ का घोटाला किए थे, प्रधानमंत्री आरोप लगाते थे, 24 घंटे के बाद वो भाजपा में शामिल हो गए, ईमानदार हो गए। तो मैं तनुज को वही समझा रहा हूँ, 40 रुपए का अंधभक्ति वाला चश्मा निकाल के फेंक देंगे तो दुनिया और पूरा देश अच्छा दिखेगा आपको। नीरज जी, बहुत बढ़िया, वॉशिंग बहुत पाउडर बढ़िया। है। आपकी सरकार बिहार में है, गरीब दलित लड़की की इज्जत लुट जाती है। अरे तो मायावती को बुला लीजिए ना। आऊंगी मैं आपके पास। अरे आप अपनी मायावती बात को बुलाइए रखिएगा, वहाँ नीरज जी पे। का रुख कर लेती हूँ। मायावती को बुला लीजिए ना, क्या भ्रष्टाचारी सरकार। दलितों की मसीहा मायावती बनती है, बुला लीजिए। ठीक है धनोज जी, ठीक है। नीरज जी बात रखिए, जल्दी से जवाब दीजिए रतन जी की बातों का। आप लिखो, मैं राहुल गांधी जमानत पर हूं। धनोज जी मजबूरन मुझे आपका ऑडियो गिराना पड़ेगा, 1 मिनट शांत हो जाइए। नीरज जी, बीपी हाई हो गया लगता है। देखिए, मेरा नहीं होता, आपका होता है। कोई भी सवाल का ना जवाब देना तो सही नहीं लगता, क्योंकि ये लोग बौखला चुके हैं। अगर आप एक ही सच्चाई को जाकर, जैसे अभी राजनीतिक विश्लेषक है धनोज जी, मैंने कई बार इन्होंने इनको भाजपा के खिलाफ भी सुनते हुए मैंने सुना है इसी चैनल डिबेट पे, लेकिन मैंने आज तक कभी भी धनोज जी के खिलाफ इतना उल्टा सीधा नहीं बोला। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक चैनल पे बैठ करके अगर आप धनोज जी को मैं जवाब देना शुरू करूंगा तो वो इसी तरीके से बौखला करके कुछ भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा में कुछ बचा नहीं है। राहुल गांधी जी सच में अब टाइम पास कर रहे हैं। अगर उनको इतनी चिंता थी तो राजस्थान में जब इतनी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ घटनाएं घटी, कितनी बार राहुल गांधी जी वहां पे गए थे? चीजें बताने का कष्ट करेंगे, कोई नहीं बताएगा। मणिपुर में जब घटनाएं होती थी तो वहां पे राहुल गांधी जी के शीर्ष नेतृत्व मणिपुर में कितनी बार गया था वहां के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए? कोई उसका जवाब नहीं है। वहां पे जब परिवार पीड़ित होते थे तो वहां पे लोगों की सुनवाई में क्या क्या उसके रिजल्ट निकले, कोई जवाब नहीं है। ये केवल है कि किसी प्रकार से आतंकवादी समर्थक, नक्सलवाद समर्थक, कोई भी टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर के आओ, जो अवार्डवासी गैंग है उनको वापस लेकर के आओ, उनसे 2-3 लोगों से अवार्ड वापस करा दो, जैसा कि इन्होंने 2019 से पहले भी करने की कोशिश की। ठीक है रमन जी, रिजल्ट क्या आया? भारतीय जनता पार्टी और निकल करके आई और लोगों ने प्रचंड बहुमत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाई। ठीक है नीरज जी, रमन जी जवाब दीजिए। यात्रा का रिजल्ट ये होगा कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 प्लस से सरकार बनाएगी और कांग्रेस एकदम सभी जो है पूरे देश के अंदर पता चल जाएगा। अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव सुन लीजिए नीरज जी। सर भारतीय जनता पार्टी सभी फाइनल है, सुन लीजिए कौन जीतेगा कौन लीजिए। अरे नीरज जी शांत हो जाइए, बोलेंगे फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर क्या डिबेट रह जाएगी वो। सुन लीजिए नीरज जी, कई बार भूल जाते हैं कि वो सरकार में है। मणिपुर पर जवाब किससे मांग रहे हैं? पक्ष के नेताओं से। बिहार पर जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक कम भाजपा प्रवक्ता धनोज जी है साथ में, कभी भाजपा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब भी कोई पक्ष की बात आएगी तो बहुत तेजी से बोलेंगे, बहुत खुलकर मुखर होकर बोलते हैं। जवाब सरकार को देना होता है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। जवाब सरकार को देना होता है, विपक्ष का काम होता है उस मुद्दे को उठाना। तो दे तो रहते हैं नीरज जी जवाब। चले जाते हैं, नीरज जी नेहरू जी को दोष देने लगते हैं उस पर भी। अगर नीरज जी से मणिपुर पर पूछा जाए तो नीरज जी नेहरू जी को दोष देने लगते हैं। ये नहीं है, सरकार, आप सरकार में हो, आप 10 साल से केंद्र में हो और 5 साल से मणिपुर पे सरकार है आपकी। आप जवाब दो ना वहाँ की कानून व्यवस्था पर। आप बताओ कि क्यों फेलियर हुआ, क्यों इतने दिन से चल रही लगातार हिंसा बंद नहीं हो रही, क्यों वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्यों वहाँ दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, क्यों वहाँ पुलिस प्रशासन पर हमले हो रहे हैं। इस पर जवाब देना चाहिए, न कि इस पर कि पहले क्या परिस्थिति थी। जो परिस्थिति थी पहले, उनको सुधारने के लिए 107 जनता ने आपको चुना।
अगर जनता ने पिछली सरकारों को सत्ता से हटाया तो आपको इसीलिए सत्ता में लाएगा, आप ठीक करेंगे। मनीष सिसोदिया क्यों जेल में है? अगर क्यों जेल में है? उस पर पिछली सरकारों को दोष देंगे, उन्हीं सरकारों को दोष देते हैं, तो फिर क्या करेगा? वहाँ की जनता सरकार चलाने में सक्षम नहीं हो, उसके अलावा और विकल्प ध्यान दे दीजिए। अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या सवाल है नीरज जी? आप कृपया जनता को बताने का कष्ट करेंगे क्या कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में क्यों बैठे हुए, अरविंद केजरीवाल की क्यों नहीं? अगर इतने तो क्यों जेल में केवल संघ और भाजपा के लोग नहीं रहे। आजादी से पहले भी जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पत्र लिख रहे थे कि उस आंदोलन को आपके चैनल के माध्यम से आंदोलन को बताना चाहता हूँ, कभी नहीं रहे वो जाएगा सत्ता के खिलाफ लड़ेगा। यानी कि रमन जी, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इतिहास रचेंगे जेल में बंद होके, संजय सिंह भी इतिहास रचेंगे। बिल्कुल, बीजेपी नहीं रचेगी इतिहास क्योंकि वो जेल ही नहीं गई। 500 छापे पड़ने के बाद आज तक कोई बरामदगी नहीं हुई, किसी तरह का कोई बरामदगी आज तक ट्रायल शुरू नहीं कर पाए। करने तो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। बहुत से उदाहरण देखिए, आप देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, इनकी हेमंत बिश्व शर्मा जी को देख लीजिए, इतने कई सारे उदाहरण है जिसने भाजपा ज्वाइन कर ली, वो पूरी तरह से साफ हो गया। एनसीपी को भारत के प्रधानमंत्री जी नेशनल करप्ट पार्टी कहते थे। नीरज जी सुन लीजिए, अब आपने सवाल उठाया तो सुन लीजिए, सवाल उठाया तो जवाब सुन लीजिए, सवाल उठाया तो जवाब भी सुन लीजिए। निवेदन कर रही है तो क्यों नहीं जा रहा है? इस तरह से बोलने से कुछ नहीं होगा। एक तो जबरदस्ती उठाए, आप सवाल तो इसे नहीं बच सकते। इस तरह से बोलने से नीरज जी, इस तरह से बोलने से सवाल तो इसे नहीं बच सकते। इस प्रकार से नहीं होगा। ईडी ने आपको चौथा समन दिया है, अब आप लोग तैयार रहिए। श्री अरविंद केजरीवाल जी पूरा घोटाले के अंदर वो जेल में जाएंगे और तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को घोषित कर दिया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता नीरज जी, हम जेल से डरने वाले लोग नहीं है, आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। हम जेल से, लाठी से, मुकदमों से इनसे डरने वाले लोग नहीं है। हम माफी मांगने वाली विचारधारा के लोग नहीं है, हम लड़ने वाली विचारधारा के लोग हैं, हम आंदोलन वाली विचारधारा के लोग हैं। हम माफी मांगकर पेंशन लेने वाली विचारधारा के लोग नहीं है। जेल से डर उनको लगता होगा जो माफी मांग के पेंशन लेते थे, जो अंग्रेजों की जासूसी करते थे, पत्र लिखकर ये कहते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया जाए। आम आदमी पार्टी वाले जेल से डरने वाले नहीं है। मुकदमा, जेल, लाठी, ठीक है धनोज जी, सब कुछ आंदोलन का हिस्सा है। ठीक है रमन जी, ठीक है नीरज जी। धनोज जी, क्या लगता है ये इंडिया गठबंधन के लिए भारत जोड़ो यात्रा फायदेमंद साबित हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, मैं वो जवाब दूंगा। रमन जी अभी मुझे बोल रहे थे कि भाजपा के प्रवक्ता, अरे भैया जब केजरीवाल आए उन्होंने कहा कि ना तो मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, ना तो मैं किसी से समर्थन लूंगा, ना मैं समर्थन दूंगा। वो झूठा आदमी। अरे भैया पीडीपी के साथ जब भाजपा गई थी तब तो बोल दो, मेरी बात ये बोलने दो। क्यों पीडीपी के साथ गठबंधन कर लिए थे बीजेपी के लोग, तब कहाँ चले गए थे भैया? रतन जी फिर उस आतंकवादी पार्टी के साथ चले गए थे जिसको पानी पी पी के आप लोग कोसते थे। अरे शांत रहिए। 40 रुपए का अंधभक्ति का चश्मा निकाल के फेंक दीजिए पहले। देश ने नकार दिया। 40 रुपए वाला अंधभक्ति का चश्मा निकाल के फेंक दीजिए पहले। नकार दिया देश ने। 40 रुपए का अंधभक्ति वाला चश्मा निकाल के फेंक दीजिए पहले, आप फिर बात करिए।
राहुल गांधी को कांग्रेस का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं मानता। अरे काहे को चिंता करते हैं, वो समय आएगा तो देख लेंगे कि हम बनेंगे, कौन बनेगा। इंडिया अलायंस का कोई भी साथी प्रधानमंत्री बनेगा, ये तय है। के नेता केजरीवाल लेकिन पीडीपी के साथ जाते हैं तो मुई 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 मुई, और केजरीवाल जी कांग्रेस को गाली दे दिए तो ट्विटी ट्विटी। अरे भाई शर्म आनी चाहिए आपको। अजीत पवार आपके साथ नहीं थे तो भ्रष्टाचारी थे, आपके साथ आ गए तो ईमानदार हो गए। हार्दिक पटेल आपके साथ तो आतंकवादी थे, आपके साथ आ गए तो ईमानदार हो गए। अरे भाई यही तो देश जानना चाहता है। ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर आपके पास है, ऐसा कौन सी दवाई आपके पास है? रतन जी फिर भूल रहे हैं आप, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वो राजनीतिक विश्लेषक है, बीजेपी के प्रवक्ता नीरज जी हैं। भाजपा की भाषा बोल रहे हैं ना, समस्या ये है, देश की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग कभी मुझे टीडीपी का, कभी मुझे कभी बसपा के प्रवक्ता हो जाते हैं, कभी भाजपा के प्रवक्ता हो जाते हैं, कभी आरएसएस के प्रवक्ता हो जाते हैं। विडम्बना तो वही है, बोलने लगते हैं और भाजपा प्रवक्ता की तरह। नहीं ठीक है, कभी कभी बसपा के भी प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी मायावती जी की वकालत करने बैठ जाते हैं, कभी मोदी की तारीफ करने लगते हैं। ठीक है, केजरीवाल जी के बारे में कुछ बोल रहे थे धनोज जी, पहले सुन लेते हैं, उसका जवाब रमन जी से लेंगे फिर। हाँ धनोज जी। कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो दिल्ली के स्लम एरिया को अच्छा बना दूंगा। इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादे पूरे नहीं किए और दारू बांटने लगे। आओ जी तुम भी पियो हम भी पिए, उसका आप रख लीजिए अपनी बात, रख लीजिए फटाफट धनोज जी। धनोज जी इन लोगों दिल्ली की जनता को विश्वास जो नहीं। अब सुन लीजिए धनोज जी, फिर कहेंगे आप बोलने नहीं देते हो। धनोज जी फिर कहेंगे आप बोलने नहीं देते हो। आपका सवाल हो गया, आप जवाब ले लीजिए। सवाल बाकी है उनका, सुन लीजिए आप फिर जवाब दीजिएगा। हाँ बताइए धनोज जी। प्रधानमंत्री का चेहरा है केजरीवाल। अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। इंडिया का सभी प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। धनोज जी सुन लीजिए, चुनाव के बाद तय करेंगे। आएंगे आपके पास भी आएंगे रतन जी। हाँ रमन जी जवाब सुन लीजिए, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है सुन लीजिए। थोड़ा अरे थोड़ा पानी जल्दी से बताइए, फिर हम भी ब्रेकिंग न्यूज चला देंगे कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। थोड़ा पानी पी लीजिए धनोज जी, थोड़ा सा शांति रखिए। नहीं थोड़ा सा शांति रखिए। आप अरे यार आप थोड़ा सा अब सुन लीजिए। मैं तुरंत मिठाई बांटने चला जाऊंगा। बिल्कुल आप 2024 में मिठाई तो बांटनी पड़ेगी। अरे वो जवाब दे रहे हैं धनोज जी, उनकी बात तो सुन लीजिए पहले आप। हाँ हो गया रमन जी। नहीं सुन लेते हैं, झूठा जवाब सुन लेते हैं। हाँ ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में जो व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री चुने जाने की व्यवस्था नहीं है। भारत में सांसद चुने जाने की व्यवस्था है और सांसद मिलकर अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, नेता सदन चुनते हैं और वो प्रधानमंत्री पद के लिए जाता है। भारत में कोई व्यवस्था नहीं कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई सीधा चुनाव नहीं होता, कोई ऐसी वोटिंग नहीं होती कि नहीं ये व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। कैंडिडेट तो होता है लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, कैंडिडेट तो सारे सांसद। और ये अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन में प्रत्येक घटक दल का व्यक्ति, प्रत्येक घटक दल का क्या, भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश के संविधान में आस्था रखता है वो भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है, वो भारत के प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सकता है अगर वो सांसद चुन के आता है। यहाँ कोई तानाशाही वाली नहीं है। समस्या क्या है कि एनडीए गठबंधन में तानाशाही है। उन्होंने कह दिया कि हम ही प्रधानमंत्री होंगे तो फिर कोई नहीं बोलेगा। इंडिया गठबंधन लोकतांत्रिक घटक दलों गठबंधन है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हो सकता है कुछ मतभेद भी हो लेकिन सब लोग जिस दिन मैदान में उतरेंगे एक ताकत बनकर मैदान में उतरेंगे और इस देश में बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, संवैधानिक संस्थाओं पर जो अंकुश लगा है उससे देश को मुक्ति दिलाएंगे। और भाजपा अगले आने वाले चुनाव में पूरी तरह से सत्ता से बाहर हो रही है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है कि ये अब आस्था का भी राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं।
इन्होंने, आपने 2019 के चुनाव में देखा होगा, भारत के इतिहास में शायद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री, भारत के शायद दुनिया में कोई उदाहरण ऐसा मिल जाए जिसमें देश के शहीदों के नाम पर वोट मांगा गया हो। लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है जहां नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा था कि आपका वोट पुलवामा के शहीदों को समर्पित हो सकता है क्या। इन्होंने शहीदों के नाम पर वोट मांगा, इन्होंने काले धन के नाम पर वोट मांगा, नहीं आया। इन्होंने बेरोजगारी दूर करने के नाम पर वोट मांगा, कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ अब शहीदों के नाम पर वोट मांगने के बाद अब ये भगवान राम पर वोट मांग रहे हैं, ये मंदिर का राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं, ये भगवान का भाजपाईकरण करना चाह रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता इनकी हकीकत पूरी तरह से जान चुकी है। कांच की हांडी बार बार नहीं चलती। भाजपा ऐसा मान चुकी है कि हम अकेले हैं। अभी भी ये प्रधानमंत्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। 10 साल वो लगातार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भाजपा का जो अहंकार है वो 10 साल में इतने ऊपर चला गया है, इनको लगता है कि देश में एक बासमती स्वयं न हो, मतलब हम ही सब है, दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब ये कांच की हांडी नीरज जी अब नहीं चलने वाली। आप चाहे सेना के नाम पे वोट मांग चुके, आप अब भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप मंदिर का राजनीतिकरण कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों से देश की जनता अब शिक्षा, ठीक है रतन जी, ठीक है, ठीक है रमन जी, ठीक है नीरज जी। जेल में एक आदमी को टिकट देने का रास्ता बांटा इन्होंने, संजय सिंह को। क्या ऐसी इसको मजबूरी हो गई थी? कौन सा राज खुलने का डर हो रहा है? अरे भाई क्या केजरीवाल को जेल किया गया? जेल में, अरे भैया जेल में रहे हुए आदमी को क्या टिकट देने के लिए रास्ता बांटा? अरे भैया को लगा हुआ है, जिसके ऊपर अरे कैसी बातें करते हैं? कुलदीप सेंगर को जानते हैं, बलात्कारी कुलदीप सेंगर को जानते हैं, जो एक बच्ची के साथ भाजपा का विधायक बलात्कार किया था, उसको जानते हैं? डर है कोई? डर है? अरे रमन भाई को डर है क्या? केजरीवाल डर गए क्या? ठीक है रतन जी, ठीक है रमन जी, ठीक है धनोज जी, एक मिनट शांत हो जाइए। रतन जी से मेरा सवाल है, रतन जी खड़गे जी ने यात्रा शुरू, एक मिनट धनोज जी, एक मिनट रतन जी, खड़गे जी ने यात्रा शुरू करने से पहले बोला है कि संविधान बचाने के लिए यात्रा है। कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि संविधान खतरे में, और ऐसा लग भी रहा है तो क्यों? ज्योति जी, आपके ही चैनल ने सैकड़ों बार डिबेट करवाया था। जब राहुल गांधी जी ने अडानी का मामला सदन में उठाया था, राहुल गांधी जी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था और उनके घर को भी खाली करा दिया गया था। तभी तो संविधान खतरे में आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बहाल किया। लगातार चुने हुए सांसद जब सदन के अंदर इस देश के मुद्दों की बात करते हैं, उन्हें बाहर ढकेल के उनको निलंबित कर दिया जाता है, तभी तो संविधान खतरे में आता है। जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, जब हम सवाल पूछते हैं, सरकार को बर्खास्त करने की बात करते हैं, उन सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता, अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती, मुख्यमंत्रियों पे कार्रवाई नहीं होती, तभी संविधान खतरे में आता है। जब लगातार विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच होती है और जबरन उन्हें झूठे केस में फंसाया जाता है, तब संविधान खतरे में आता है। सोटी जी, आप संजय सिंह से देखिए ना, संजय सिंह का यही गुनाह था ना, वो मणिपुर पे सवाल पूछ रहे थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, 500 से ज्यादा उनके घर पे छापे पड़े, एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली, तभी संविधान खतरे में आता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी सही कर रहे हैं कि हमारी जो यात्रा है वो न्याय की यात्रा है, संविधान बचाने की यात्रा है, और उस संविधान की लड़ाई, इस विचारधारा की लड़ाई सारे इंडिया अलायंस के लोग मिलके लड़ेंगे और मिलके जीतेंगे। जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत। आप जवाब दीजिए, कौन सा जवाब? न्यायपालिका पे आपको विश्वास है या नहीं है? क्या बोल रहे हैं? न्यायपालिका पे आपको विश्वास है या नहीं है कि जो आप उंगली उठा रहे हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी का जज बैठा हुआ है क्या वहाँ पे? न्यायपालिका पे भरोसा था और है और रहेगा, लेकिन न्यायपालिका पे भरोसा उस समय उठ गया था, तो अभी उस समय उठ गया जब
पांच जजों ने जनता के सामने आकर अपनी गुहार लगाई थी और अपने आंसू बहाए थे और कहा था कि सरकार का हमारे ऊपर प्रभाव है और प्रेशर है। आप वो चीज भूल गए जब 5 जजों ने आके सरकार को चेताया था, जब सरकार को लगातार कोसा जा रहा है, लगातार नसीहत दी जा रही है, उसके बाद भी आप जबरन कानून लाने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप बदलने वाले लोग हैं, संविधान को चकनाचूर करने वाले लोग हैं। आप लोग सिर्फ इस देश को खोखला करना चाहते हैं। कभी पुलवामा के नाम पे वोट मांगते हो, कभी भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगते हो, कभी बजरंग बली के नाम पे वोट मांगते हो, लेकिन देश के मुद्दों की वकालत नहीं करेंगे, देश के मुद्दों की बात नहीं कर सकते। मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, हाथ तो जोड़ना पड़ेगा उन 140 करोड़ लोगों के सामने जिनको आपने गुमराह किया, जिनको आपने धोखे में रखा, जिनको आपने बेवकूफ बनाया, उनके सामने आपको और आपके प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ना पड़ेगा। वहाँ पे अपना न्यायपालिका के हिसाब से उनको जेल में डाल रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उनको जेल में नहीं डाल रखा। आप जोड़कर निवेदन है कि जनता को हाथ मेरे सामने मत जोड़िए, हाथ तो इस देश के 140 करोड़ लोगों के सामने जोड़ना पड़ेगा और देश की जनता डंडा लेके इंतजार कर रही है। जज गलत फैसले दे रहा है, सीधा जवाब दीजिए जनता को। जज फैसले सही ले रहा है, न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तानाशाही फैसला ले रहे हैं, ये क्या झूठी बात है? सनोज जी से पूछता हूँ, जब दलित के ऊपर मध्य प्रदेश में पेशाब कर दिया गया तो आप किस बिल में जाके छिप गए? जब दलित को गाड़ी में घसीटा जा रहा था मध्य प्रदेश में, किस बिल में जाके छिप गए थे? हाथों में बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो किस बिल में जाके छिप जाते हो? सनोज जी जवाब दीजिए इसका। अगर संजय सिंह अरविंद केजरीवाल ठीक है तो उनको बोले कि ईडी का सामना करे, जज के सामने लाखों करोड़ों के वकील जिस प्रकार से राम मंदिर के खिलाफ खड़े करते थे, उसी प्रकार से संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ा कीजिए। राम मंदिर की बात मत करिए, राम मंदिर में हमारी शुरू से आस्था है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उसका शिलान्यास करवाया था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मंदिर का निर्माण करवाया था। कब का बन गया होता, लेकिन आप लोग चमका दीजिए भगवान राम का। क्या भारत की जनता को पप्पू समझ रहे हैं? भारत की जनता पप्पू नहीं है, भारत की जनता अरे इस देश का पनौती कौन है? देश की जनता ने नाम दिया है। इस देश का पनौती कौन है? देश का पनौती कौन है? उस देश के पनौती का नाम इस देश की जनता ने नामकरण किया है। उस देश के पनौती से अब देश की जनता छुटकारा चाहती है। उस पनौती रमन जी ये बताइए, इस न्याय यात्रा की शुरुआत जो हो चुकी है, कितना सहयोग गठबंधन के बाकी घटक दल देने वाले हैं आगे चल के? जी, एक तो इस तरह के शब्दों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होना चाहिए। नीरज जी, आप एक नेशनल टीवी पर बैठे हैं और किसी भी नेता के प्रति, वो चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कभी भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब मैं आता हूँ सवाल पर। आम आदमी पार्टी की कल बैठक हुई, सुन लीजिए नीरज जी, सुन लीजिए। अरे बाप, नीरज जी सुन लीजिए, मिला रहे हो क्या नीरज जी? इस पूरी यात्रा में कल जो तय हुआ उसमें आम आदमी पार्टी बिल्कुल सहभाग करेगी और विपक्ष के अन्य घटक दल भी, जो सबसे बातचीत हो रही है, क्योंकि ये यात्रा चुनावी लाभ के लिए नहीं है, ये एक जन जागरण यात्रा है जिसमें चुनाव के लिए नहीं तो चुनाव से ठीक पहले क्यों शुरू किया गया है? नहीं, पहले भी उनकी हुई है जब चुनाव नहीं थे। ये दूसरा चरण है उस यात्रा का एक चरण पूरा हो चुका है। ये देश के मूलभूत मुद्दों को बाहर पर लाने की यात्रा है। जब देश में धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, उस समय जो देश के मूल मुद्दे हैं उनको जनता के सामने लाने की यात्रा है। क्या बोलते हो? हंसेगा आपका पार्टी का लोग आपके ऊपर। नहीं, पार्टी के
लिट्टी चोखा खाने निकले हैं, डोसा खाने निकले हैं, आप एनडीए की चिंता करिए। वो तो लोगों को बताने निकले हैं कि कैसे झूठ बनेगा, वो तो लोगों को बताने निकले हैं भैया कि तुम न्याय करो, ऐसे न्याय होगा। ऐसे नहीं होगा, एक एक करके। रमन जी की बात रख लीजिए, फिर आप धनुष जी जवाब दीजिएगा। हाँ रमन जी। जी, तो इस यात्रा में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साथ में है और जहां भी आवश्यकता होगी या जहां भी हमारे साथी हैं या प्रतिनिधि हैं या जो भी होंगे, सब जिस तरह से अगर यात्रा में शामिल होने का अगर आमंत्रण आएगा तो बिल्कुल उसमें शामिल होंगे। ठीक है धनुष जी, सहभाग करेंगे। ठीक है धनुष जी जल्दी से। रमन जी ने कहा आम आदमी पार्टी यात्रा शामिल हो गई, इनके जितने विधायक है दिल्ली में इंक्लूडिंग केजरीवाल, वो सब अभी राहुल गांधी के हाथ में हाथ मिला के चलते हुए नजर आएंगे। लोग भैया, लोग तो ऐसे देखने जाते हैं, अभी आप भी निकलोगे तो देखेगा। ठीक है, ये तमाशा है, जिस तमाशा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो राहुल गांधी आके बिहार में न्याय के लिए बैठते। तमाशा क्या है ये? यात्रा तमाशा है। तमाशा ही तो है। बिहार में दलित लड़की को बलात्कार किया गया, ये घूम रहे कहीं और। हमारी शरीफ आना चाहिए इनको। अरे भैया आपको मदद करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। नीरज जी जल्दी से आखिरी प्रतिक्रिया। रमन जी तो बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को तैयार है, परंतु उससे खुद पूछ लीजिए कि क्या रतन जी की जो पार्टी दिल्ली और पंजाब में बैठी हुई है, जिनको गाली दे रही है, गुजरात केरला में बैठ के, क्या वो लोग तैयार है इनके साथ हाथ में हाथ मिलाने को? वो लोग तो ठीक है, आज से न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी कमी है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी क्या ये जो न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही यात्रा शुरू हो चुकी है। और तब हमने सुना था कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था संविधान को बचाने के लिए, महंगाई के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध ये यात्रा काफी जरूरी है। लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टी कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले चुनाव को साधने के लिए यात्रा राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में कितना फायदा मिलता है और कितना नुकसान इसको कांग्रेस को उठाना पड़ता है, या यूं कह लीजिए पूरा इंडिया गठबंधन इसमें शामिल होता है। तो खबरें लगातार जारी है। चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।